जय जिनेन्द्र, शख्सियत मारवाड़ की। आज हम हमारे बीच हैं शिवांशी मालानी, जसौल माता रानी भटियाणी की पूर्व भूमि। हमारे बीच में है श्रीमान गणपत जी बंसाली। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब। हमको ज्ञात है 1997 में आप मालेगांव से सूरत पधारे और आज 2022 चल रहा है, सूरत में है आप। इन जो 25 वर्ष में आप क्या देख रहे हैं सूरत से, और आप अपने जीवन के बारे में? सूरत ने 25 सालों में आशातीत प्रगति की है और आज ये दुनिया का 48वां बड़ा शहर है और फिर ये भारत का 8वां बड़ा शहर है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि पूरी दुनिया सूरत की तरफ देख रही है, और क्योंकि 10 टॉप 10 देश मतलब शहरों में सूरत का नाम है। और जहां तक मेरी खुद की प्रगति का सवाल है तो कोई व्यक्ति अपनी प्रगति से संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, मगर मैं मानता हूं कि मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादातर हम देखते हैं अनमोल शिवांशी मालानी में जो पत्रकारिता की ओर हमारे मतलब भाई बहन या कोई भी मतलब इस पत्रकारिता की ओर बहुत कम जाते हैं, लेकिन आपका कैसे पत्रकारिता की ओर आप आगे बढ़े, थोड़ा हमें बताइए। पत्रकारिता की रुचि जगने का एक कारण था, मेरी बालोतरा में दुकान थी जसराज गणपतलाल जैन। वहां पे हमारे जसोल के NS वोरा के लिए और 2-3 घरानों के लिए अखबार आते थे, तो वो पूरा दिन अखबार हमारे यहाँ पढ़े रहते थे। हम पढ़ते और पढ़ने के बाद में ऐसा सस्ता लगा कि हम पढ़े बिना रहा नहीं जाता था। फिर पढ़ना शुरू किया, फिर कभी लिखना शुरू किया और लिखना शुरू किया तो फिर ऐसी लगी कि फिर वो छूटी भी नहीं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ समय पहले मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में आपने एक बुक लिखी हुई है, तो उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब CM थे, मुख्यमंत्री थे, तब से हमने ये शुरुआत कर दी थी। पहली बुक हमारी आई थी GRP मीडिया, जी माने गणपत, राजेश और पंकज। ये हम तीनों लोग थे, GRP मीडिया के तीनों हैं जो हम सह संपादक हैं। और इसके बैनर तले हमने पहली बुक है विकास पुत्र नरेंद्र मोदी और आगे बढ़ता गुजरात। जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के CM रहते हुए जो तरक्की की थी, वो तरक्की हमने अपने आंखों से देखी, सब आपने देखी, हमने देखी, उसका मूल्यांकन किया। तो हमें ऐसा लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिनके व्यक्तित्व और कर्तव्य इन दोनों पर एक बुक निकाली जाए, और हमारी कल परिकल्पना हमने साकार की। नाम था विकास पुत्र नरेंद्र मोदी वो आगे बढ़ता गुजरात। और भारतीय जैन संगठन की आप फाउंडर मेंबर हैं, और आपको क्या लगा कि सूरत में इसकी भी संस्था होनी चाहिए? यूं तो बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे हैं, तो उसका भारतीय जैन संगठन के बारे में आप विस्तार से बताइए। मैं भारतीय जैन संगठन के बारे में बताऊं उससे पहले पुस्तक वाली बात थोड़ी सी अधूरी रह गई कि पुस्तक हमने एक नहीं 2012 में जब निकाली, तो फिर हमें लगा कि 2014 में जो एक लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रचंड विजय प्राप्त की, तब हमें लगा कि एक बुक हमें प्राप्त करनी और निकालनी चाहिए। तो हमने निकाला CM to PM, CM यानी कॉमन मैन टू पब्लिक मैन। तो हमने एक बुक निकाली। फिर हमें जो 2019 का इलेक्शन में और प्रचंड जो विजय मिली उनको, तो हमने देखा कि नहीं ये सारी आधी अधूरी रह जाएगी, ये कहानी और लिखे हम। तो फिर हमने नव भारत के नव निर्माता नरेंद्र मोदी, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन 3 पुस्तकों से पहले हमने अन्ना हजारे जी भेजे। ये अन्ना हजारे जी की जो आंदोलन की कोख से जो आम आदमी पार्टी और ये जो सारा वातावरण हुआ पैदा, तो उस जमाने में हमने मैं भी अन्ना और तुम भी अन्ना, यानी कुल मिला के हमने 4 ये बुक लिखी। और हमने अन्य प्रकाशनों में भी करीबन मेरी कुल मिला के 11 बुक्स आई है। और अब जो आपने भारतीय जैन संगठन की बात की है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जैन संगठन से पहले मैं महावीर इंटरनेशनल से पिछले 21 सालों से जुड़ा हुआ हूं और 3-4 संगठनों से भी जुड़ा हूं। भारतीय जैन संगठन एक ऐसा संगठन है कि शांतिलाल जी मुथा ने 1985 में पुणे में रहते हुए इसकी परिकल्पना की और ये एक संगठन का आगाज किया। ये संगठन जन जन के लिए, जैन के लिए नहीं बल्कि जन जन के लिए काम करता है। ये हर क्षेत्र में काम करता है जहां पानी की कमी है, और ये ऐसा संगठन है कि भारत के जितने भी औद्योगिक घराने हैं, भले वो नारायण मूर्ति हो या इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हो या फिर जो अजीम प्रेम जी हो
या मुकेश अंबानी हो या बिल क्लिंटन फाउंडेशन हो, रतन टाटा ग्रुप हो, इसके साथ में सभी के साथ में टाइप है और बहुत बड़े पैमाने पे ये जन सहयोग में काम करता है। और शांतिलाल जी मुता के नेतृत्व में ये आगे चला था। और अभी राजेंद्र जी लुक्कड़ है पचपदरा निवासी, वो वर्तमान में अध्यक्ष है और बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और आपको बता दें 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं और हजारों की तादाद में सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गणपति जी कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए आपका पूरा परिवार का क्या सपोर्ट रहा है, आपका जो जीवन में आप एक जो 1900 जो मैं 97 से देख रहा हूं, वहां से आप निरंतर अनेकों संस्थाओं से मतलब आप जुड़े हुए हैं और सर्वोच्च पद पर, तो आपको परिवार का कैसा उसकी सहभागिता आपके साथ रही है, थोड़ा जानकारी दें। निश्चित रूप से ये कहावत ऐसी झूठी लागू नहीं हुई है, बहुत ही सच्ची कहावत है। मगर मैं आपको बता दूं, मैं 1997 में यहाँ आया हूँ। मेरा जन्म 1995 15 दिसंबर को हुआ, तो इत्तेफाक करना आज 15 दिसंबर है और आज मुझे 72 साल हुए हैं। और मुझे 10-12 साल की उम्र में मुझे ये राजनीतिक समझ आ गई थी। उस समय जो मतलब यानी आप हम लोग सामाजिक संस्थाओं के प्रति आकर्षण जगा था। तो मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पुत्रवधू, मेरे तमाम परिवारजनों का इतना सहयोग मिला है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का सहयोग मिलता है तो एक मुक्त वातावरण मिलता है और फिर आपके जो सपने हैं साकार होने में कोई टाइम नहीं लगते हैं। सपने मात्र अपनी भलाई के लिए नहीं है बल्कि जग की भलाई के लिए भी होते हैं। तो मुझे मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी कस्तूरी बंसाली ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, शुरू से लगाकर अब तक। वो हमेशा सकारात्मक रवैया रहा है, तो ये तो उसके बिना तो संभव ही नहीं होता। बहुत बहुत नारी का हमेशा साथ रहता है और आपके साथ भी पूरा परिवार रहा, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे नॉन प्रोफेशनल होते हुए भी भारत में सबसे ज्यादा आपने कवि सम्मेलन में सहभागिता दर्ज कराई है। तो जो आप कवि सम्मेलन कराते थे, जो पहले के जो कवि सम्मेलन में और आज में क्या अंतर है? देखिए, समय के साथ में बदलाव होता ही है। एक जमाना था आप जो हमारा दौर था, एक अभी ये दौर है। अभी क्या है कि ये सोशल मीडिया पे आपको हर कवि की ये जो यूट्यूब के वीडियो उपलब्ध थे। एक दौर था तो आपको टीडीके की कैसेट की लाके सुनना पड़ता, देखना नहीं पड़ता था, तो वो तृप्ति नहीं हो पाती थी। तो उस दौर में और इस दौर में तो फर्क पड़ा है। कवि सम्मेलन पहले जब रात को शुरू होता था तो मुर्गा बांग देता था, सुबह जब जाके खत्म होता था। अब तो है जो धोया भिगोया हो गया, यानी 3 घंटे का कवि सम्मेलन होता है और 2.5 घंटे का सिनेमा हॉल की तरह कवि सम्मेलन होता है। कवि सम्मेलन के प्रति रुचि तो देखो नई पीढ़ी में कम है, मगर पुरानी पीढ़ी आज भी जो मौजूद है वो कवि सम्मेलन के प्रति इंटरेस्टेड रहती है। और आज भी ये जो बड़े पैमाने पे आपने कहा कि सर्वाधिक कवि सम्मेलन में मुझे जहां तक कवियों से जानकारी मिली है कि भारत में नॉन प्रोफेशनल रूप से मेरे से कई बड़े आयोजक बैठे हैं। नॉन प्रोफेशनल में जिनका एवरेज 20 कवि सम्मेलन साल के, और न बल्कि सूरत। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अभी 26 दिसंबर को आपके धुंधाड़ा, समदड़ी के बाजू में धुंधाड़ा है, वहां पे जैन समाज द्वारा एक कवि सम्मेलन, वो टीम है मेरे द्वारा जा रही है वहां पे। तो मुझे जहां तक जाने हैं, धुंधाड़ा क्या, जोधपुर क्या, बाड़मेर क्या, उदयपुर क्या, छाछोर क्या, जालोर क्या, फिर इसके बाद में बीकानेर क्या, फिर कर्नाटका में हुबली है, बेंगलोर है और कई जगह पे, यहाँ पे बाजू में दमन में है, अंकलेश्वर में है, सिलवासा में है, भरूच में है, बड़ौदा में, सब जगह, ये कलोल में है, अहमदाबाद में है। तो सब जगह कवि सम्मेलन अपने द्वारा होते हैं और एक बहुत अच्छा एवरेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कवि का सम्मेलन में आपकी बहुत ही सहभागिता रही है और मैं एक चाहता हूँ कि जैसे हमारी युवा पीढ़ी है, उनको क्या संदेश देंगे कि वो जीवन में कैसे आगे बढ़े? देखो, युवा पीढ़ी अपने सपने साकार करें। देखो, एक उम्र होती है, एक जमाने में कहा जाता था 50 साल के बाद में आप वान पर चले जाओ, यानी निवृत्ति ले लो। अब वो दौर नहीं है। अब देखो, संघर्षों का दौर है, आपके सामने है जो बहुत चुनौतियां रहती है। इतने खर्च बढ़ गए हैं। आज कोई भी आपको एक फ्लैट खरीदना है तो आप समझ लो 10, 15, 20 साल आप सपने पूरे करो जब जाके आपकी पूंजी बनती है। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि संघर्ष करो, विजेता बनो और फिर समाज सेवा में आओ। और समाज सेवा में पूरे मत उतरो, आपको सनेस नहीं आना है। यानी आपकी अगर 25-30 साल के लिए कोई एक व्यक्ति है जो 25-27 साल में अपना करियर शुरू करता है, क्योंकि पढ़ाई उसकी संपन्न हो जाती है, शादी उसकी हो जाती है, उसके बाद में उसकी चुनौतियों द्वारा दौर रहता है सामने। उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी सगाइयां, शादियां वगैरह, ये तमाम दायित्व पूरा करो। और उसके साथ में 5% से 10% आपकी समाज सेवा में रहना चाहिए। और एक बात है, समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से जब तक नहीं करोगे, पद प्रतिष्ठा को लेके करोगे कि भाई हाँ मुझे ये मेरा तमगा लगे, मेरा नाम हो,
तो ये कल्पना लेके आप समाज सेवा में न उतरें। बस एक ही बात है, निस्वार्थ भाव से उतरें। बहुत बहुत युवाओं के लिए बहुत बहुत जोश के साथ गणपत जी ने हमें सुझाव दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी सुना था, अभी हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी शिवांशी मालानी क्षेत्र में पधार रहे हैं, और आपको टीपीएफ द्वारा भी कुछ मतलब जो लेखन के लिए आपको कुछ पद दिया है या कुछ भार दिया है, वो उसके बारे में हमको थोड़ा बताएं। देखिए, टीपीएफ तेरापन प्रोफेशनल फॉर्म है और ये पूरी दुनिया का ऐसा फॉर्म है कि मोस्टली क्या होता है, धार्मिक संगठनों में धार्मिक क्रियाएं होती है, मगर ये एक ऐसा संदेश, तेरापन समाज इतना विकसित समाज है कि उसके प्लेटफॉर्म पे तेरापन प्रोफेशनल फॉर्म है और जिसमें 1000 से 1200 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, 9000 सदस्य बताए जा रहे हैं। तो उसमें सीए है, एमबीए है, इसके अलावा आईआरएस है, आईपीएस है, आईएएस है, तमाम की तमाम कैटेगरी के जो सेगमेंट के हैं सारे के सारे उसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी जो इनके जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है मुनि डॉक्टर मुनि रजनीश कुमार जी, उन्हें उनका एक मुझे निर्देश था कि एक अखबार का प्रकाशन किया जा रहा है। तो मासिक रूप से टीपीएफ दर्पण अखबार का एक प्रकाशन शुरू हुआ है और जिसके प्रबंध संपादन के रूप में मुझे जोड़ा गया है, वो दायित्व निभा रहा हूँ। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। गणपत जी ने हमें अपने जीवन के बारे में बहुत ही विशेष बताया, और हम चाहेंगे कि अभी जो युवा हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे गुरुदेव शिवांशी मालानी में पधार रहे हैं, तो युवाओं को क्या करना चाहिए, शिवांशी मालानी में जाना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि धर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इससे बोध मिलता है, करणीय और अकरणीय का भेद मिलता है। धर्म गुरुओं की संगत से आपको सद्बुद्धि मिलती है। कभी भी हमारे ऐसे फैसले गलत हो जाते हैं, मगर हम जब धर्म संघ की बैठक में जब बैठते हैं, प्रवचन सभा में बैठते हैं, तो हमें वहां से एक बोध मिलता है। तो निश्चित रूप से धर्म का सहारा तो कभी नहीं छोड़ता। तो अब जैसे आचार्य श्री महाश्रवण जी जैसे संत विरले मिलते हैं इस कलयुग के दौर में, ऐसे संत जिनकी कथनी और करनी में रत्ती भर फर्क नहीं है, वो पावन पवित्र संत है। तो निश्चित रूप से हमें सारे काम छोड़कर वहां पे जाना चाहिए, व्यवस्था में रहना चाहिए, हमें प्रवचन का जो श्रवण करना चाहिए और निश्चित रूप से उनके दौरे को हमको सफल बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गणपत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।